सामाजिक विज्ञान अध्याय 11 वस्तु विनिमय से मुद्रा तक। मुद्रा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। जॉन मेनार्ड किन्स ने बोला था, 20वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री है। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देख लेते हैं। मुद्रा प्रचलन से पहले विनिमय कैसे होता था? मुद्रा प्रचलन में क्यों आई? समय के साथ मुद्रा विनिमय रूपों में कैसे परिवर्तित हुआ? पिछली कक्षा में आपने अतीत के चित्रपट में विषय में पढ़ा था कि लोग किस प्रकार की फसलें उगाते थे, जैसे अनाज या कार्नेलियन के मनके जैसी वस्तुएं कैसे बनाते थे। आपके विचार में इन वस्तुओं का विनिमय अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए कैसे करते होंगे? वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम। प्राचीन काल में लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए करते थे। इन व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम कहते हैं। देख लेते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम क्या होता था। यह मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने का एक तरीका है। यह कैसे संचालित होती थी? मान लीजिए कि आपको एक पेंसिल की आवश्यकता है और आपके पास एक अतिरिक्त रबर है। इसी बीच पता चलता है कि आपका सहपाठी रबर लाना भूल गया है, किंतु उसके पास अतिरिक्त पेंसिल है। ऐसे में आप अपने अतिरिक्त रबर का विनिमय अपने सहपाठी की अतिरिक्त पेंसिल के साथ कर सकते हैं। क्या इससे आपकी और आपके सहपाठी की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती? इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली संचालित होती है। आज हम वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए सिक्कों और नोटों का प्रयोग करते हैं। लोग इस तरह के लेन देन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का भी प्रयोग करते हैं। लेन देन क्या होता है? लोगों के बीच विशेष रूप से क्रय और विक्रय से संबंधित किया गया व्यवसाय ही लेन देन कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली लेन देन का सबसे प्रारंभिक रूप था। इसके विश्व में कई प्रमाण मिले हैं। उस समय लोग विनिमय के लिए कौड़ी, कवच, नमक, चाय पत्ती, तंबाकू, कपड़ा, पशुधन में गाय, बकरी, घोड़े, भेड़, बीज आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। वस्तुएं क्या होती है? व्यापार योग्य उत्पादन या वस्तु जो क्रय या विक्रय की जा सकती है। मुद्रा क्या होता है? एक सामान्य साधन है, माध्यम है जिससे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकृत करता है तथा जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। पाषाण मुद्रा या पत्थर की मुद्रा, चट्टान की बृहद डिस्क जिसे राई पत्थर कहा जाता है, इसका प्रयोग प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया देश में स्थित याप द्वीप में मुद्रा के रूप में किया जाता था। एग्जैक्ट तांबे का तारजाडो, स्पेनी भाषा में इसका अर्थ है काटने वाला चाकू। यह मध्य मेक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की मुद्रा थी। सोलोमन द्वीप पर तेवाऊ पक्षियों के पंखों से बनी लाल पंख की कुंडली का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों है? आइए पता लगाएं। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं और जहां आप रहते हैं वहां लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हैं। आपको यहां अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसे एक जोड़ी नए जूते, एक स्वेटर और दादी के लिए दवाइयाँ, परंतु आपके पास देने के लिए केवल एक बैल है। इस बैल का विनिमय करके आप कैसे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं वस्तुओं को विभिन्न लोगों एवं स्थानों से प्राप्त करेंगे? इसमें आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? सबसे पहले आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे बैल की आवश्यकता हो। बैल को केवल एक जोड़ी जूतों के लिए बदलना संभावित उचित विनिमय नहीं होगा। आपको इसके लिए बहुत सारे विनिमयों या आदान प्रदान की श्रृंखला से गुजरना पड़ेगा। उदाहरण के लिए पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो आपके बैलों के बदले कई बोरे गेहूं दे सके। फिर आपको वह सारा गेहूं कई स्थानों पर ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो जूते के बदले गेहूं का कुछ भाग लेने को तैयार हो। फिर दूसरा व्यक्ति स्वेटर के लिए तथा अन्य कोई और दवाइयों के लिए। यह लेन देन यह तय करना कठिन होगा कि जूते या स्वेटर के बदले गेहूं की कितनी मात्रा उचित रहेगी। दोनों पक्षों को तैयार करने के लिए लंबी बातचीत करनी पड़ेगी।
आपको बचे हुए गेहूं के बोरे उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रखने पड़ेंगे जहां उसका सुरक्षित भंडारण किया जा सके। अगली बार जब आपको कुछ खरीदना होगा तो आपको फिर से गेहूं के बोरे ले जाना पड़ेगा। ऊपर दी गई स्थिति में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? कल्पना कीजिए कि किसान की कहानी में वह कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेता है जो उसके बैल के बदले उसे एक जोड़ी नए जूते, स्वेटर और दवाइयाँ देने को तैयार हो। क्या आप सोचते हैं कि ऐसी स्थिति आसानी से बन सकती है? ठीक किसान की तरह वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में विनिमय करने के अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। उन्हें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता होगा जो ठीक वही वस्तु चाहता है जिसे वे देना चाहते हैं, और बदले में वह व्यक्ति ठीक वही वस्तु दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इस स्थिति को आवश्यकताओं का द्विसंयोग यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। आवश्यकताओं का द्विसंयोग यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यह एक आर्थिक अवधारणा है जो कि स्थिति को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु होती है जिसका दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता है और वे इसे सीधे विनिमय कर सकते हैं। मूल्य का सामान्य मानक माप है कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। यह मूल्य का एक ऐसा मानक माप है जिस पर सभी सहमत होते हैं। यह लेन देन में सहायक होता है और वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को अर्थव्यवस्था में निर्धारित करता है। विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी क्या होती है? किसी वस्तु या सामग्री की वह क्षमता जिससे वह टुकड़े या भागों में विभाजित किया जा सकता है। सुवाहता क्या होती है? यानी प्रोबेबिलिटी किसी वस्तु या सामग्री को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की समर्थता। टिकाऊपन क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी किसी व्यक्ति या वस्तु का सामग्री का वह गुण जिससे उसे टिकने और क्षति सहने की क्षमता प्रदान करता है, जिसके कारण वह लंबे समय तक संग्रहित की जा सकती है। अगर मान लें कि दो व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु चाहते हैं और विनिमय के लिए तैयार भी हो तो भी अन्य समस्याएं आ सकती है। उदाहरण के लिए यह तय करना कि कितने अनुपात में दोनों वस्तुओं का विनिमय किया जा सके। ऐसे मामलों में एक वस्तु के मूल्य की तुलना दूसरे वस्तु के मूल्य से करना कठिन हो जाता है। अगर किसी एक व्यक्ति को लगता है कि यह विनिमय उसके लिए लाभकारी नहीं है तो वह विनिमय में रुचि नहीं रखेगा। इसका कारण है कि वहाँ मूल्य का कोई सामान्य मानक माप उपलब्ध नहीं है। आइए विचार करें, उपयुक्त उदाहरण में आवश्यकताओं के द्विसंयोग के क्या दृष्टांत है? उपयुक्त स्थिति में वे कौन से मामले हैं जहां पर आपको मूल्य के सामान्य माप की कमी का सामना करना पड़ सकता है? आप बैल के कुछ हिस्सों स्वेटर के लिए विनिमय नहीं कर सकते। यह विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी की समस्या है। बैल को सभी स्थानों पर ले जाना कठिन है। यह सुवाहता यानी प्रोबेबिलिटी की समस्या है। आप गेहूं के बदले बैल का विनिमय करके कुछ हद तक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, किंतु गेहूं को अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता क्योंकि गेहूं या तो सड़ सकता है या चूहे इसे खा सकते हैं। इस तरह टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी की समस्या उत्पन्न होती है। आइए विचार करें, ऐसे कुछ उपाय सुझाइए जिससे मुद्रा के प्रयोग द्वारा किसान की स्थिति को सरल बनाया जा सके। इसे अनदेखा न करें। हालांकि मुद्रा ने संपूर्ण विश्व में पारंपरिक वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है, परंतु आज भी कुछ स्थानों पर इस प्रणाली का प्रचलन है। उनमें से एक है जोन बोल मेला। असमी भाषा में जोन का अर्थ होता है चांद और बोल का अर्थ होता है आर्द्र भूमि, जो असम के मोरीगांव जिले में एक 3 दिवसीय वार्षिक सामाजिक सांस्कृतिक मेला है। रोचक बात यह है यह मेला अग्नि पूजा से प्रारंभ होता है जिसमें सार्वभौमिक कल्याण हेतु प्रार्थना की जाती है। जोनबोल मेला जो कि असम में लगता है। 15वीं शताब्दी के आरंभ में असम और मेघालय की तिवा, कार्बी, खासी और जयंतिया जनजातियों के समूह के प्रमुख प्रतिवर्ष राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने एवं मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए एकत्रित होते थे। इन जनजातियों के सदस्यों द्वारा इस आयोजन के समय एकत्रित होने के कारण इस आयोजन ने मेले का रूप ले लिया। यहाँ लोग अपने उत्पादों को लाकर एक दूसरे के उत्पादों के साथ विनिमय करने लगे।
यह आज भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बना हुआ है। यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रातः काल से ही शुरू हो जाता है, जिसमें स्थानीय उत्पाद जैसे कंदमूल, सब्जियाँ, फल, जड़ी बूटी और मसालों का लेन देन होता है। मेले में हस्त निर्मित वस्तुएं और कलाकृतियाँ भी देखने को मिलती है, जो पहाड़ी क्षेत्र में जंगलों से प्राप्त प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जाती है। इन वस्तुओं का प्रयोग देश के मैदानी क्षेत्रों में आए व्यक्तियों द्वारा निर्मित चावल के पिट्ठा यानी राइस केक और अन्य खाद्य वस्तुओं के बदले में आदान प्रदान किया जाता है, जिन्हें पहाड़ी स्थानों पर उगाया नहीं जा सकता। पुस्तक विनिमय क्या है? ऐसे मनोरंजक क्लब की कल्पना कीजिए जहां आप मित्रों के साथ अपनी पुरानी पुस्तकें बदल सके। यह कहानियों का एक खजाना ढूंढे जैसे है कहानियों का एक खजाना ढूंढने जैसा है। आप अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों के बदले पुस्तकों के बड़े संग्रह में से नई पुस्तक चुन सकेंगे। उदाहरण के लिए, आप अपनी जंगल की रोमांचक कहानी की पुस्तक को किसी मित्र की रहस्यमयी कहानी की पुस्तक से बदल सकते हैं। यह बिना कोई मुद्रा व्यय किए नई पुस्तकें पढ़ने का एक रोचक तरीका है। पुराने कपड़े बदले नए बर्तन लेना इसका एक आम उदाहरण है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस व्यवस्था में एक विक्रेता घर घर जाता है और परिवार वालों को उसके पुराने उपयोग किए कपड़ों के बदले नए बर्तन अथवा अन्य घरेलू सामान देता है। यह विनिमय दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। इस तरह परिवारों के अनावश्यक वस्तुएं चली आती है और उसके बदले में विक्रेता को ऐसी वस्तुएं मिल जाती है जिन्हें वह फिर से बेच सकता है, पुनः प्रयुक्त कर सकता है या फिर उसका पुनर्चक्रण कर सकता है। आइए पता लगाएं। पहले दिए गए चित्रणों में वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ तरीके दर्शाए गए हैं। क्या आपने अपने क्षेत्र में इस तरह के प्रयोगों का अवलोकन किया है? इस प्रक्रिया में लोगों को किस किस प्रकार के अनुभव होते हैं? मुद्रा के मूलभूत कार्य। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे विनिमय की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार और संख्या बढ़ने लगी और वस्तु विनिमय सुदूर क्षेत्रों तक होने लगे, यह स्पष्ट हो गया कि अब एक अलग प्रकार की आवश्यकता है। एक सामान्य विनिमय माध्यम ही व्यापार को आसान बनाएगा और इसी कारण मुद्रा अस्तित्व में आई। जैसे जैसे अधिक से अधिक व्यक्ति इसे वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में प्रयोग करने लगे, यह भुगतान की एक स्वीकृत विधि बन गई। जैसा कि हमने किसान की कहानी में देखा कि वह गेहूं का संग्रहण अधिक समय तक नहीं कर सका, क्योंकि या तो गेहूं सड़ जाता या तो उसे चूहे खा जाते। अगर किसान गेहूं की जगह मुद्रा के माध्यम से विनिमय करता तो वह मुद्रा को अधिक लंबे समय तक रख पाता और आगे भी उसे क्रय कर पाता। इस प्रकार मुद्रा के संग्रहण यानी स्टोर ऑफ वैल्यू का कार्य करता है, जिसके बाद में प्रयोग किया जा सकता है ना। ये कितना रोचक। मुद्रा एक सामान्य अंकित मूल्य के रूप में भी कार्य करती है, जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है और उनके मूल्य की तुलना करना संभव होता है। उदाहरण के लिए, आपके माता पिता दुकानदार से विभिन्न प्रकारों के उत्पादों को खरीदने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं। यह मुद्रा दुकानदार द्वारा उनके श्रमिकों को वेतन देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। श्रमिक इसी के माध्यम से अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताएं, वस्तुएं एवं अन्य वस्तुएं खरीदते हैं और अपने बच्चों के विद्यालय की फीस भरते हैं। ये परिवार सामान खरीद रहा है, उसके बदले पैसे दिए जा रहे हैं, बुक खरीदा जा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए आपको एक पुस्तक खरीदनी है। आपकी जेब में 50 रुपये है। आप अपने पड़ोस की पुस्तक की दुकान पर जाते हैं। वहाँ दुकानदार आपको पुस्तक की कीमत 100 रुपये बताता है। आपके पास आज पुस्तक खरीदने के लिए क्या विकल्प है? क्या आप दुकानदार को शेष भुगतान बाद में करने की अनुमति देने का अनुरोध करेंगे? अतः मुद्रा को भविष्य में भुगतान करने का एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे स्थगित भुगतान का एक मानक बन गया है। सिक्के ढालना क्या है? मिंटिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सिक्कों का उत्पादन किया जाता है। सिक्के ढालना मिंट का संदर्भ उस विनिर्माण सुविधा से है जिसके द्वारा सिक्कों का उत्पादन किया जाता है और जिनका प्रयोग राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किया जाता है। चित्र 11.10 में दी गई संख्या को देखो, समय रेखा को देखो। आपने मुद्रा
में क्या क्या बदलाव देखे। सिक्का प्रणाली, जैसा कि आप समय रेखा में देख सकते हैं, सिक्के मुद्रा के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है। उस समय में शासक सिक्के जारी करते थे जो नागरिकों के द्वारा अपने अपने राज्यों में लेन देन में प्रयोग लिए जाते थे। इस प्रकार विभिन्न साम्राज्यों की अपनी सिक्का प्रणाली होती होगी। सिक्के ढालना एवं सिक्के जारी करना पूर्णतः शासकों के द्वारा नियंत्रित था। समय के साथ शक्तिशाली शासकों के सिक्के उनके अपने राज्य में के अलावा अन्य राज्यों में भी स्वीकृत होने लगे। इससे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार सुगम हुआ। मिश्र धातु, ऐसी धातु जो दो या दो से अधिक धातु तत्वों के मिश्रण से बनती है। यह सिक्के को सशक्त बनाती है। सिक्के महंगी धातुएं जैसे सोना, चांदी और तांबा अथवा उनकी मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। उन्हें कारसापन या पन कहा जाता है। उन पर चित्र अंकित होता था जिसे रूपा कहा जाता था। क्या यह शब्द वर्तमान भारत में मुद्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों से मिलता जुलता है? सामान्य संवत पूर्व में वस्तु विनिमय प्रणाली को दिखाया गया है। यहाँ पे कौड़ी भी चलता था, है ना। धातु के सिक्के, लोहे, चांदी, सोने के। डिजिटल मुद्रा, डेबिट कार्ड आ गया है 1980 के बाद के समय में। यहाँ पे 1961 से 2016 के बीच में यूपीआई, सरकारी कागज मुद्रा। भारत में मुद्रा का विकास एक विस्तृत समय रेखा को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसे अनदेखा न करें। क्या यह रोचक नहीं कि पन शब्द के लिए आज भी तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में पन और कन्नड़ में हन का प्रयोग किया जाता है। चांदी और तांबे की मिश्र धातु से सिक्के ढाले जाते थे। वर्तमान में हम जिन सिक्कों का प्रयोग करते हैं वे भी अधिकतर लोहे की मिश्र धातु से बने होते हैं। इसमें अन्य पदार्थ जैसे क्रोमियम, सिलिकॉन और कार्बन का सटीक अनुपात होता है। आपको मिश्र धातु के बारे में अधिक जानकारी विज्ञान विषय में अध्यायों में मिलेगी। शीर्ष, प्राचीन समय में सिक्कों के दो पहलुओं, सिक्के के शीर्ष यानी ऑब्वर्स या मुख्य चित्र और पृष्ठ यानी रिवर्स पट पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह और आकृति उकेरी जाती थी। इसमें प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे जानवर, वृक्ष, पहाड़ और उस समय के राजा रानी और देवी देवताओं की छवि सम्मिलित होती थी। उदाहरण के लिए चालुक्य वंश के राजवंश के सिक्के में एक तरफ वराह की प्रतिमा यानी विष्णु के अवतार है वराह जो, और दूसरी तरफ सजाया जाता था त्रिस्तरीय छत्र अंकित होता था। शीर्ष यानी ऑब्वर्स सिक्के या मेंडल का वह भाग जिस पर शीर्ष या मुख्य डिजाइन अंकित होता है। यहाँ पर कल्याण के चालुक्य सिक्का प्रणाली में वराह, विष्णु अवतार एवं राजसी छत्र को यहाँ पे दर्शाया गया और वराह अवतार को दर्शाया गया है। चांदी के सिक्के पर दर्शाया गया चोल 1850 से 1279 सामान्य संवत राज चिन्ह का प्रतीक बाघ को यहाँ पे दिखाया गया है। आइए पता लगाएं। चित्र में दर्शाए गए सिक्के तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टाई में उत्खनन के समय मिले हैं। उनके शीर्ष पर रोमन राजाओं की आकृति उकेरी हुई है। इस तरह की जानकारियों के द्वारा हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पुडुकोट्टई भारत में उत्खनन के समय मिले ग्रीक स्वर्ण सिक्के जिसमें रोमन राजाओं के पिक्चर छपे हुए हैं। सिक्के के प्रयोग से भारत को विश्व में समुद्री व्यापार बढ़ाने में सहायता मिली। उदाहरण के लिए केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में ये सिक्के मिले हैं। यह दक्षिण भारत की विश्व के अन्य भागों से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाता है। इस जानकारी से विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस समय व्यापार भारत के पक्ष में था। एक आना रुपए के 1/6 भाग के बराबर होता था। 1947 में एक आने से 1 दर्जन केले खरीदे जा सकते थे। 1918 में आना चलता था। 1943 में 1/4 आना और 1 पैसा बराबर 1945 में हो गया। वर्तमान में हम देखते हैं कि विभिन्न अंकित मूल्यों के लिए अलग अलग आकार के सिक्के हैं और प्रत्येक सिक्के पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। देश के महत्वपूर्ण आयोजनों के उपलक्ष्य में विशेष स्मृति चिन्ह के रूप में सिक्के भी ढाले जाते हैं।
अंकित मूल्य क्या होता है? वह इकाई जिससे सिक्कों एवं कागजी नोटों को वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय करेंसी पर अंकित मूल्यों में 50 पैसे, 1 रुपये, 2, 5, 10 के सिक्के और 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के कागजी नोटों को सम्मिलित किया जाता है। इसे अनदेखा न करें। भारत सरकार ने 2010 में ये जो चिन्ह है रुपया को स्वीकृति दी। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मुंबई के उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। यह चिन्ह देवनागरी लिपि के र और रोमन अक्षर आर का मिश्रण है, जिसमें ऊपर की ओर 2 समानांतर क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करती है और बराबर चिन्ह का भी प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान सिक्का प्रणाली को यहाँ पे दिखाया गया है जो भी चल रहा है। 2021 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक प्रतीकात्मक सिक्का यहाँ पे ढाला गया था। आपको 5-5 विद्यार्थियों के समूह में संगठित करें। एक समूह परियोजना आरंभ करे जिसमें परिवार के सदस्य, पड़ोसी, दुकानदारों आदि से पुराने सिक्के एकत्रित करें। उनकी विभिन्न विशेषताओं को लिखें। वे किस धातु से बने हैं? सिक्कों पर अंकित वर्ष क्या है? सिक्कों के शीर्ष और पृष्ठभाग पर क्या आप देखते हैं? अपने अवलोकनों से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अनुमान सही है? जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वस्तु विनिमय प्रणाली में गैर धातु मुद्रा का प्रयोग होता था। सिक्का प्रणाली में धातु मुद्रा के प्रयोग ने कालांतर में मुद्रा के अन्य रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। कागजी मुद्रा क्या है? आइए पता लगाएं। आपके विचार में क्या हुआ होगा जब सिक्कों का प्रयोग हर प्रकार के लेन देन के लिए शुरू हुआ होगा, चाहे वह सब्जियां हो, जमीन खरीदना हो। ऐसी क्या समस्या उत्पन्न शुरू हुई होगी? करेंसी क्या होता है? करेंसी मुद्रा की वह प्रणाली है जो किसी देश के प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए सिक्के और कागजी नोट जो भारत में रुपयों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे भारतीय करेंसी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बड़ी मात्रा में सिक्के ले जाना कठिन होता होगा। सिक्कों को संग्रहित करना भी एक समस्या बन गई होगी। कागजी मुद्रा के प्रयोग में आने से अन्य उपयुक्त विकल्पों की खोज समाप्त हो गई है। कागजी मुद्रा या करेंसी पहली बार चीन में प्रयोग की गई और भारत में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रयोग में लाया गया। बैंक ऑफ बंगाल का एक मुखी नोट को यहाँ पे दिखाया गया है और बैंक और बॉम्बे का 10 रुपये का नोट यहाँ पे है और ये बैंक ऑफ बंगाल का नोट है। सिक्कों का प्रयोग सामान्यतः छोटे मूल्यों के लिए, जबकि कागजी मुद्रा का प्रयोग बड़े मूल्यों के लेन देन के लिए हेतु किया जाता है। आजकल जो मुद्रा आप अधिकतर देखते हैं इस प्रकार की दिखती है। 50 रुपये का यहाँ पे दिखाया गया है। वर्तमान कागजी मुद्रा को 100 रुपये का नोट है। 50 और 100 रुपये के नोटों को देखिए। क्या आप नोटों के पृष्ठभाग पर दर्शाई गई भारत की संस्कृति विरासत से संबंधित आकृतियों को पहचान सकते हैं? इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। नोटों की सतह को छूकर महसूस कीजिए। क्या दृष्टिबाधित लोगों के लिए नोटों पर अंकित मूल्यों को पहचानने हेतु कोई विशेष लक्षण है? इस अध्याय में हमने पढ़ा कि प्राचीन काल में सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे। वर्तमान में भारत में हमारे पास एक केंद्रित प्राधिकरण है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। यह मुद्रा जारी करने को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा किसी अन्य के लिए मुद्रा जारी करना वैधानिक नहीं है। मुद्रा के नए रूप। समय के साथ साथ तकनीकी प्रगति के कारण वर्तमान में मुद्रा के अन्य रूपों का प्रयोग होने लगा। आइए इसमें से कुछ को समझते हैं। कृष्णप्पा एक ठेले पर मौसमी फल बेचता है। अपने ठेले पर रंग बिरंगे फलों के साफ सुथरा ढंग से सजाने के साथ साथ वो एक छोटा सा कार्ड रखता है जिसमें QR कोड होता है। उसके ग्राहक अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन करते हैं और क्रय के लिए डिजिटल भुगतान करते हैं। फिर यह भुगतान सीधे कृष्णप्पा के बैंक खाते में चला जाता है। QR कोड क्या है? यह क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। यह काले और सफ़ेद वर्गों का संग्रह है जो स्मार्टफोन और QR कोड स्कैनर जैसे उपकरणों द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसे प्राप्तकर्ता के बैंक के खाते के बारे में जानकारी होती है और यह मुद्रित लेन देन में प्रयोग किया जाता है। मुद्रा के मूर्त रूपों जैसे सिक्कों और कागजी नोटों के अलावा मुद्रा ने ऐसे अमूर्त रूप ले लिए हैं
जिन्हें हम न तो छू सकते हैं और न ही महसूस करते हैं। इसे डिजिटल मुद्रा कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। क्या आपने अपने आसपास के अन्य व्यक्तियों को सिक्कों और नोटों का प्रयोग किए बिना भुगतान करते या भुगतान प्राप्त करते हुए देखा है? भुगतान के विभिन्न तरीके जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का भी लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली मुद्रा को सीधे एक व्यक्ति के बैंक खाते से दूसरे के खाते में स्थानांतरित करती है। आप मौद्रिक लेन देन के इस आधुनिक तरीके के बारे में आगे और भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले, मुद्रा के अस्तित्व में आने से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाओं ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के विकास को प्रेरित किया। समय के साथ साथ मुद्रा के अन्य रूप भी विकसित हुए, जैसे कवच, सिक्के और कागजी मुद्रा। यह विकास निरंतर चलता रहा क्योंकि हम भुगतान करने और प्राप्त करने के नए आसान तरीके सृजन करते रहें, जिसमें चित्र में दिखाया गया क्यूआर कोड भी सम्मिलित है।